हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम सीटेट के पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशल साइंस की। तो उसकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है। उसका आज आपका डे 10 है। 10 दिन हो गए हैं मुझे इस सीरीज़ को कराते हुए। इसमें मैं वही सारे आपके टॉपिक्स करा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, वो भी आपको साथ ही साथ कवर करा रही हूँ। तो टॉपिक के पढ़ते हुए आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जो आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे वो किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होके आता है, किस तरीके का आपको लॉजिक लगा के वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये भी मैं आपको साथ ही साथ करा रही हूँ। इसका आज डे 10 है। अगर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अभी तक भी सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करी है और आप चाहते हैं कि आपका भी विद इन अ मंथ आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आपका सोशल साइंसेज में काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएँ, तो आप ये सीरीज़ को देख सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें वो सारे टॉपिक्स मैं कराऊँगी आपको जिनसे रिपीटेडली हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज जो हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका करने वाले हैं वो है आपका मुगल। मुगल मुगल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनफैक्ट अभी जो आपका जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें भी आपका इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम ना। मुगल का जो टाइम पीरियड था आपका, वो था आपका 16th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। इस पूरे चैप्टर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे आए हुए हैं, वो भी मैं अभी आपको लास्ट में कराऊंगी। मुगल काल में जो पीरियड रहा है उसमें बहुत सारे राजा है, जैसे कि सबसे पहले बाबर हो गए, आपका अकबर भी आए, जहांगीर भी हो गए, आपके शाहजहाँ भी हो गए। इन्होंने बहुत सारे वर्क कराए अपने, बहुत सारी काम करवाए अलग अलग जगह पर। जैसे कि आप लाल किला देख सकते हैं, ये भी बनवाया। अगर हम इसको देखते हैं तो मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर अकम्प्लिश्ड व्हाट इट सीम पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप शॉर्ट पीरियड ही हम इसको कहेंगे कि 16 टू 17 सेंचुरी का, उसमें इन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं। लेटर हाफ ऑफ द 16 सेंचुरी से लेके इन्होंने अपने किंगडम को आगरा से लेके दिल्ली तक फैलाया। 17th सेंचुरी में इन्होंने कंट्रोल कर लिया, मतलब इस उपमहाद्वीप के आसपास के जितना भी एरिया था उन्होंने सबके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and ideas of governance and outlasted their rule, leaving a political legacy that the succeeding rulers of the subcontinent could not ignore। मतलब जिस तरीके से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्ट्रक्चर बनाया, गवर्नेंस के लिए जो इन्होंने आइडियाज़ दिए, और जो इनकी पॉलिटिकल लेगेसी जो इन्होंने एक तरीके से छोड़ी है, सफलता जो इन्होंने प्राप्त करी है सब कॉन्टिनेंट की, इसमें इसके लिए इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज की डेट में भी टुडे आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, जो कि मुगल एम्परर ने ही बनवाया था, दिल्ली का लाल किला। आज की डेट में भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यहीं पर जाकर झंडा फहराते हैं। ठीक है, नेशन को इंडिपेंडेंस डे पर एड्रेस वो यहीं से ही करते हैं। अब अगर हम आगे अपना देखते हैं तो वो है आपका मुगल के रिलेशंस अदर राजाओं के साथ, मतलब मुगलों के जो रिलेशंस थे वो बाकी और राजाओं के साथ वो किस तरीके के थे। द मुगल रूलर कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जैसे कि मुगल क्या थे कि हर किसी के लिए वो अपना ये चाहते थे कि जो राजा की जो कमेटी है या जो राजा का जो अपना राज्य है वो उनमें मिल जाए। तो कुछ तो आराम से उनके साथ हो जाते थे, लेकिन कुछ उनके अगेंस्ट भी रहते थे। ऐसा नहीं था कि जिनको उन्होंने प्रस्ताव दिया वो उनके साथ आकर मिल गए। तो बट एज द मुगल बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स आल्सो जॉइंट देम वॉलेंट्री। जैसे कि मुगल बहुत ज्यादा पावर में आए तो बाकी के जो छोटे छोटे राजा राज्य थे वो उनके साथ अपने आप ही जुड़ गए। द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। अगर हम देखते हैं तो जो राजपूत हैं वो इनका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल्स हैं। बहुत ने तो अपनी लड़कियों की शादी भी मुगल फैमिलीज में करी थी, और उनको बहुत ही हाई पोजीशन मिली। देयर आर मैनी रेसिस्ट एज वेल, लेकिन सबने ऐसा नहीं किया था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसको इस प्रस्ताव को ठुकराया था और वो नहीं मुगलों के साथ मिले थे। जैसे कि इसमें हम देखते हैं सिसोदिया राजपूत जो हो गए मेवाड़ के, इन्होंने बहुत बार मुगल अथॉरिटी को के साथ मिलने के लिए रिफ्यूज किया था, मतलब मना किया था बहुत बार। वंस डिफीटेड हाउएवर, जब वो एक बार हार जाते हैं तो
ऑनरेबली ट्रीट किए जाते थे मुगलों के द्वारा, और जो उनकी लैंड थी, वतन, उनको वापस दे दी जाती थी वहां पर राज करने के लिए। इनका क्या हिसाब था मुगलों का, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर ये एक सिसोदिया राजपूत हैं सपोज। मुगलों ने इनके ऊपर काफी बार इनको अपने अंडर में लाने की कोशिश करी, मिलाने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। लेकिन जब बहुत बार हुआ, फिर अगर ये आए तो इन्होंने अगर इनके ऊपर कब्जा किया है तो ये क्या करते थे, इनकी जो ये जमीन थी ये इन्हीं राजपूतों के पास रहने देते थे कि आप यहाँ के तो राजा हैं, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपको हमें देना है। लेकिन आपकी ये जो यहाँ पे वैल्यू है, जो आपकी इज्जत है, ये एज इट इज ही रहेगी, आपको इसका थोड़ा सा हिस्सा हमें देना है। तो उस चीज को क्या कहा गया, उसको वतन जागीर कहा गया। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट इनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चिफ्तान। इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि बहुत ही हम्बल तरीके से ये कर, ऐसा नहीं था कि इन्होंने अगर इनको अपने कंट्रोल में ले लिया तो इनके साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं, इनकी जमीन छीन ली, इनकी इज्जत खराब कर दी, ऐसा कुछ नहीं था। इस तरीके से ये ऐसा नहीं करते थे। इसी के लिए ये जो मुगल थे, जो बाकी के और राजा भी आए या जितने भी और चीफ्टान्स आए, इनमें इनके ये काफी पॉपुलर थे। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन इस बैलेंस को हमेशा रखना काफी मुश्किल था। अब इसमें एक और टॉपिक है आपका, वो है आपका जब्त और जमींदार। अब ये जब्त और जमींदार क्या है? द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस टू प्लीजेंट्री। जो किसानों से वो टैक्स वसूलते थे वही उनका एकमात्र साधन था इनकम का। इन मोस्ट प्लेसेस प्लीजेंट पेड टैक्स थ्रू द रूलर एलाइट्स दैट इज द हेडमैन ऑफ द लोकल चीफ्टन। मतलब यहाँ पर एक लोकल एरिया है, इसका एक बंदा बनाया हुआ है, जो यहाँ के किसान होते थे ये इसको कर देते थे और ये फिर आगे उस चीज को पहुंचाता था। द मुगल्स यूज वन टर्म जमींदार। मुगल उसको क्या कहते थे? जमींदार कहते थे। टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरी वेदर दे वर लोकल हेडमेन्स विलेज और पावरफुल चिफ्टन। वो हर किसी को जमींदार ही कहते थे, चाहे वो लोकल हेडमैन है, चाहे वो पावरफुल चिफ्टन है। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर्स टोडरमल, जो कि टोडरमल थे, कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड। इन्होंने क्या किया, जो खेती की जमीन थी उसका बहुत ही ध्यान से उसका सर्वे किया। द एरिया कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर्स पीरियड, 10 साल तक, मतलब 1570 से लेके 1580 तक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, इस डेटा के बेस पर ही टैक्स फिक्स किया गया हर क्रॉप के लिए अलग अलग। मतलब उन्होंने 10 साल तक अच्छे से सर्वे किया, उसके बाद वो सारी चीजें उसके ऊपर अलग अलग क्रॉप पर अलग अलग टैक्स लगाया गया। ईच प्रोविनेंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स ऑफ इंडिविजुअल क्रॉप। मतलब एक अलग अलग जो इंडिविजुअल फसल है उसके ऊपर अलग अलग एक तरीके से टैक्स लगाना। द रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। उसको क्या कहा गया, जो रेवेन्यू सिस्टम था उसका, उसको जब्त कहा गया। इट वाज prevalent in those areas where Mughal administration could not survey the land and keep very careful accounts। ये उस जगह पर था जहाँ पे ये मतलब जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था सर्वे करता था जमीन का बहुत ही ध्यान से, और फिर उसके हिसाब से अपने अकाउंट्स का और ये जब्त लगाता था। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात एंड बंगाल। और ये भी हर जगह पॉसिबल नहीं था, कुछ जगह पर तो नहीं था, जैसे कि आपका गुजरात और बंगाल हो गया, वहां पर ये जब्त नहीं लग रहा था। ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो है आपका अकबरनामा या आईने अकबरी। ये क्या है? ये अकबर का दरबार की इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, अपने एक क्लोज फ्रेंड को अकबर ने ऑर्डर दिया, अबुल फजल जिसका नाम था, राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन। उसने उसके क्षेत्र की हिस्ट्री लिखने के लिए उसको बुलाया। अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम लिखे अकबर के रीजन की हिस्ट्री के, और जिसको नाम दिया गया अकबरनामा। जो पहला वॉल्यूम था उसका अकबर एसेंट, द सेकंड वॉल्यूम एसेंटर्स, मतलब जो इनका पहला वॉल्यूम था वो था एंसेस्टर्स, एंड सेकंड वॉल्यूम था रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर रीजन, एंड द थर्ड वॉल्यूम इज आईने अकबरी। अब पहले वॉल्यूम में तो इन्होंने जितना भी अकबर के बारे में थे वो लिखा था, दूसरे वॉल्यूम में इन्होंने अकबर के क्षेत्र के बारे में लिखा था, और जो तीसरा वॉल्यूम था उसको इन्होंने आईने अकबरी कहा गया। इट डील्स विद अकबर एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिसमें इन्होंने अकबर का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या हाउस होल्ड हो गया, आर्मी हो गया, रेवेन्यूज एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर हो गया, उसके बारे में डिटेल में लिखा। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। और इसमें यह भी बताया गया
कि जो यहाँ के लोग हैं, जो उनका ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, जो इंडिया में रहते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बताएगा। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल अबाउट थिंग एट डाइवर्स एज क्रॉप। और यहाँ आईने अकबरी का अगर मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग की अगर हम एस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो क्या था कि यहाँ जैसे कि क्रॉप हो गई, उनकी डिटेल के बारे में, यील्ड हो गई, प्राइजेस हो गए, वेजेस हो गए, रेवेन्यूज हो गए, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानकारी आईने अकबरी में मिलेगी। तो क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनता है, सबसे पहले तो यही आता है, आईने अकबरी किसने लिखवाई थी? अकबर ने। तो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके किसी भी तरीके से बन सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट आपका आता है, वो है सुलह कुल। ये क्या है? जो जहांगीर थे अकबर के बेटे, उन्होंने अपने फादर की इस पॉलिसी को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने क्या पॉलिसी को डिस्क्राइब किया है? सुलह कुल, सुलह कुल ये क्या था कि अगर डिवाइन कंपैशन की हम बात करते हैं, हर क्लासेस में जितने इनका मेन इनका मानना ये था कि जितने भी हर तरफ की बात हो गई है, चाहे वो आपके सिया हैं, चाहे सुन्नीज हैं, वो आपके एक ही मस्जिद के नीचे एक ही चर्च में प्रे करेंगे। मतलब इनका एक यूनिवर्सल पीस का इनका एक थॉट था, जिसको इन्होंने सुलाह कुल का नाम दिया गया कि हर जगह का बंदा एक साथ बैठ के काम करेगा। वो इनका एक मेन मोटिव था। ठीक है, तो ये अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए, इन्होंने सबने ही ये चीज फॉलो करी थी। अब अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, ये दो क्वेश्चंस हैं जो अभी आपके जुलाई 2024 वाले एग्जाम में आए हैं। आपके ये हो गए जुलाई वाले एग्जाम में जो आए हैं आपके। वतन जहांगीर वॉज गिवन बाय अकबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ्स। मतलब अकबर के निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जहांगीर दिया गया? भारतीय मुसलमान, सिख, मराठे या सिसोदिया राजपूत। अगर आप देखें तो वतन जहांगीर किसको दिया गया? वतन जहांगीर दिया गया सिसोदिया राजपूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मुगल रेवेन्यू सिस्टम विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप वाज कॉल्ड। मतलब जो इंडिविजुअल क्रॉप पर लगाया गया था वो क्या था? वो आपका जब्त था। इंडिविजुअल क्रॉप पर जो लगाया गया था वो जब्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां फॉलो द आइडिया ऑफ सुलह कुल यूनिवर्सल पीस एज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। बिल्कुल करेक्ट है। Akbar's interaction with people connected with faith made him realize that religious scholars who emphasize rituals and dogmas were often by gods। मतलब अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो विद्यमान धार्मिक रीति और मतांधा पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। अब इसमें क्या क्या है? ये दोनों ही करेक्ट हैं और ए जो है वो सही रीजन है बी का। आप जब चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन आया है। कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आप कॉमन सेंस पे भी दे सकते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन जरूरी नहीं है कि आपका बुक से लिया गया हो। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस पे भी आप आंसर कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया था। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ऐसा नहीं है। अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स द हिरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस डिक्रीज। ऐसा नहीं हुआ था। द ट्राइबल सोसाइटीज वर नॉट डिवाइड इनटू न्यूमेरियस अनइक्वल क्लासेस। बल्कि ये करेक्ट है। तो ए इसका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता है। एक और क्वेश्चन इसमें आ जाता है। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां रीजन दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वॉज फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस। हिज रीजन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली आगरा एंड दिल्ली। मतलब शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चले, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। जैसे कि आप दिल्ली में लाल किला देख सकते हैं, आगरा में ताजमहल देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये आपके दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं और करेक्ट आपकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस इंडिविजुअल टॉपिक से आपके कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। एक एक पेपर में दो दो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूजफुल हैं, तो वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें कि जो लोग सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी आपका ऐसा ही होगा, कुछ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसे मैं लेकर आऊँगी। अभी हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी सारे और टॉपिक्स को भी इसी तरीके से करेंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।